मैं एकदम बदल गई हूँ। नंदनी दीदी, मैं जब भी खुद को आईने में देखती हूँ तो अलग ही रंजना सामने खड़ी दिखती हूँ। पता है, अब किसी की भी बातें दिल पर नहीं लेती हूँ, सास हो या पति। मेरी सास मेरे बारे में किससे क्या शिकायत करती है, सच में मुझे उन बातों से लेना देना ही नहीं रहता। जानती हैं दीदी, कल सास ने अंशिका से पूछवाया, मम्मी से पूछ भुट्टा खाएगी क्या। भूख से कुलबुलाते मैंने कहा हाँ, तो वह बोली, बोल जाकर ले आए। अंदर सोई थी मैं, बाहर दादी पोती की आवाज़ें आ रही थी। मैंने अंशिका से कहा, मेरी कमर में बहुत दर्द है, मैं अभी नहीं ला सकती। तब सास बोली, ला नहीं सकती तो खाएगी क्या। अंशिका अंदर बाहर आकर बातचीत जारी रखे थी। फिर भुट्टे आए भी और मैंने बेशर्मी से खाए भी। आप सोच सकती हैं दीदी, मैं कभी ऐसी हो जाऊंगी। हफ्ते भर तक मेरे जहन में उसकी ही बातें घूमती रही। उससे जब भी फ़ोन पर बात होती, वह अपने अंदर का भरा सारा गुब्बार उड़ेल देती। कई बातें ऐसी भी होती जो आमने सामने उसे कहने और मुझे सुनने में संकोच हो सकता था। आखिर वह मुझसे काफ़ी छोटी है। फ़ोन पर न मैं उसका शर्मसार चेहरा देख सकती थी, न वह मेरा। रंजना हेमा की छोटी बहन है और हेमा मेरे बचपन की सहेली। रंजना मेरे सामने बड़ी हुई, बहनों में सबसे छोटी। उसके जन्म के बाद भाई के जन्म के कारण परिवार की वह लाडली बन गई थी। रूप, गुण, संस्कार, आभिजात्य, शिक्षा, खानदान व पैसा, ये 7 गुण ही तो दिखते हैं लड़की में। और रंजना इन 7 गुणों में श्रेष्ठ नहीं, सर्वश्रेष्ठ कही जा सकती है। लड़कों में तो गुण देखने का चलन ही नहीं है। अगर होता तो ब्रिजेश के 7 खाने खा ली। लड़की सुंदर हो, फिर सामान्य से भी कम दिखने वाला पति मिले तो समस्या खड़ी हो सकती है। शायद यह किसी ने नहीं सोचा। और ना उसका काम के प्रति कोई लगाव, न महत्वाकांक्षा और स्वभाव संस्कार। शिक्षा की तो बात करनी ही बेमानी। उसका क्रोध ऐसा कि 30 घरों में आतंक छाया रहता। कभी मम्मी पापा के साथ तो कभी बहनों के साथ, तो कभी नौकरों या पड़ोसियों के साथ। रंजना के आने के बाद सारा कहर उस पर बरसने लगा। मैं अक्सर सोचती, रंजना के घर वालों को ब्रिजेश में क्या खूबी दिखी। संपन्न घर का इकलौता बेटा, घर गाड़ी अर्थात भविष्य सुरक्षित। मगर रंजना जैसी लड़की को क्या इन सब की कभी कमी हो सकती थी। ब्रिजेश के स्वभाव से परेशान उसके मम्मी पापा ने सोचा था कि समझदार सुंदर लड़की आकर उसे सही रास्ते पर ले आएगी, परंतु शादी के बाद स्थिति इतनी विकट हो जाएगी, इसका अनुमान तक वे नहीं लगा सके थे। अब ब्रिजेश के जुल्मों सितम का निशाना थी वह पराई लड़की, जो शादी के इतने वर्षों बाद भी किसी की भी अपनी नहीं हो सकी थी। हाँ, विगत 9 वर्षों के वैवाहिक जीवन में उसकी खाते में छोटी उम्र में उच्च रक्तचाप जैसा रोग और 8 वर्ष की प्यारी सी बेटी अंशिका, ये 2 ही जुड़ पाए थे। इतने वर्षों बाद अनचाहे ही सही, फिर गर्भ का अंदेशा हुआ तो घबरा गई थी रंजना। मेरा मन बहुत परेशान है आजकल, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं, किससे कहूं। अब एक बस आप ही हैं जिसे मैं कुछ कह सकती हूं। मेरे मन में इस बच्ची के लिए प्यार उमड़ता ही नहीं। बाद में असहाय वेदना, बढ़ता रक्तचाप तथा अत्यधिक तनाव के बीच भी रंजना ने अपने गर्भस्थ शिशु के लिए कोमल भावनाएं जरूर पाल ही ली। उसके आने से शायद सभी विपदाएं दूर हो जाएंगी, यह कामना भी रंजना करने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। रंजना प्रसव के लिए दिल्ली अपनी मायके चली गई थी, लेकिन रंजना के 8वें महीने में ही डॉक्टरों को कुछ अंदेशा हो गया था, इसीलिए रंजना को उसी दिन एडमिट होना पड़ा। अब सबको बेसब्री से इंतज़ार था। रंजना की 8 वर्षीय बेटी अंशिका वैसे तो अपनी माँ से एक पल भी दूर नहीं रहती थी, लेकिन छोटा भाई या बहन मिलने के बहकावे से बहल गई। मगर रंजना खुद बेटी से दूर रहकर एक पल भी शांति से नहीं रह पाई। फिर वही हुआ जिसका अंदेशा कमोबेश सभी को था। सबसे पहले मरे हुए बच्चे का जन्म, गला हुआ माथा, मुड़े हाथ पांव और अविकसित भ्रूण। 8 महीने से जगी संभावना का अंत। खुद को सामान्य करने में उसे बहुत वक्त लगा था। बड़ी मुश्किल से बीते थे वे 8 महीने,
और उसका अंत भी क्या कम जानलेवा था। डॉक्टर मम्मी पापा पर बरस पड़ी थी। इस बार लड़की बच गई है। चाहते हैं कि वह स्वस्थ हो सके तो कृपया उसकी समस्याएं सुलझाएं, नहीं तो मर जाएगी वहाँ। इतना हाई ब्लड प्रेशर छोटी उम्र में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसकी मम्मी पापा काँप उठे थे। रंजना ससुराल से दिल्ली आती तब उसका उदास चेहरा, सूनी आंखें व ब्रिजेश के फ़ोन आते ही काँप उठना। पर उससे इतना भर जाना कि ब्रिजेश क्रोधी स्वभाव का है और मानसिक रोगी भी है। कई कुंठाएं पाल रखी है उसने। डॉक्टर कहती है कि उसकी समस्या सुलझाएं। रंजना की तकलीफ़ों का निवारण अलगाव से हो सकता है। ब्रिजेश से अलगाव का अर्थ है रंजना व नन्ही अंशिका का भविष्य, अकेलापन, लोगों की उड़ती उंगलियां, उससे उपजा नया तनाव। रंजना के मम्मी पापा अपनी बेटी के दुख में घुलते जा रहे थे। उसकी पूरी त्रासदी के लिए स्वयं को दोषी ठहरा रहे थे, परंतु कोई आर पार का कदम उठा लेने जैसा निर्णय नहीं कर पाते थे। मेरी हेमा से इस बारे में अक्सर बहस होती। उसके पापा का अपने परिवार तथा व्यवसाय क्षेत्र में बहुत नाम था, पर रंजना का प्रकरण न सुलझा पाने के पीछे यह बात भी हो रही है कि उनके बेदाग घराने पर एक दाग लग जाएगा कि एक बेटी वापस आ गई ससुराल से। कमोबेश ऐसे ही आदर्शवादी और परंपरावादी संस्कारों के परिवेश में रंजना पली थी, तभी वह सह रही थी। शुरू में उसने ब्रिजेश को समझाने की, वश में करने की बड़ी कोशिशें की, मगर नाकाम रही और फिर हताश हो गई। पिछली बार मैं दिल्ली गई थी, उसके पापा ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। वे रंजना के बारे में मुझसे बात करना चाहते थे। मैं हेमा से मिलने कई बार उसके घर गई थी, पर अंकल आंटी से बस औपचारिक नमस्ते ही होता था। रंजना के जीवन से परिचित होने पर मुझे भी उन पर एक खीज सी थी। अंदर ही अंदर अच्छी भली लड़की को डुबा देने की बात कौंधती थी। नंदनी, तुम्हारी रंजना से अक्सर बात होती है। आखिर ब्रिजेश चाहता क्या है? क्यों नहीं पटती दोनों में? तुम्हें क्या लगता है? अंकल ने पूछा। अंकल, यह सवाल ही गलत है कि ब्रिजेश चाहता क्या है। एक बिगड़ा बच्चा जो चाहे उसे देते चले जाना कि बवाल ना मचाए, क्या ठीक है? ब्रिजेश चाहता क्या है यह तो स्वयं ब्रिजेश को खुद नहीं पता, न उसके माता पिता को। जहाँ तक रंजना से ना पटने की बात है तो इसके कई मनोवैज्ञानिक कारण हैं। मुझे कहने में संकोच होता है, नहीं तुम खुल कर कहो बेटी। अंकल, जब रंजना शादी के बाद पहली बार मुंबई गई तो दोनों के रूप रंग के अंतर को देखकर हर व्यक्ति चौंकता था कि ऐसे लंगूर के हाथ हूर कैसे लग गई। ब्रिजेश को लगा कि लोग उसका अपमान कर रहे हैं। फिर हीनता का बोध होते ही वह जब तब अन्य लोगों के सामने बेवजह रंजना को फटकारने का कोई मौका नहीं चुकता। वह उसे पाँव की नोक पर रखता। रंजना उसकी एक धमक से थर थर काँप जाती। अपने पुरुष अहम को तृप्त करने के लिए चीखते चिल्लाते हुए यह भूल ही जाता कि पति पत्नी के रिश्ते की सारी आर्द्रता वह सोखता जा रहा है। 2 मिनट उससे बात करते ही उसकी मानसिक अस्थिरता का जायजा मिल जाता है। न जाने आपको कैसे। माफ़ कीजिएगा, मुझे यह नहीं कहना चाहिए। नहीं बेटी, तुम ठीक कह रही हो। उस वक्त सोचा हमने भी था कि वह रूप रंग व्यक्तित्व में रंजना की जोड़ी का नहीं है, परंतु स्वभाव ऐसा होगा यह कैसे मालूम होता। नहीं अंकल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे पर ही लिखा होता है कि वे क्या हैं। ब्रिजेश उनमें से एक है। आप उसे किस तरह नहीं समझा पाए। यह ठीक है कि रूप रंग विशेष अर्थ नहीं रखते, मगर एक मानसिक रोगी है वह। उसे किसी अच्छे मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। हो सकता है वह ठीक भी हो जाए, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि पहले वह खुद और उसके माता पिता यह जाने कि तकलीफ़ क्या है और कहाँ है। हमने तो रंजना को हमेशा शांत रहने व समझौता करने की ही सीख दी है नंदनी, ताकि बात ज़्यादा ना बढ़े। यह गलत कह रहे हैं आप। यही गलत कर रहे हैं आप। समझौता और सहने की घुट्टी पिला पिला कर लोग लड़कियों को नकारा बना डालते हैं। उन्हें स्वयं अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं रहता। प्रत्येक जायजा नाजायज बात पर शांत रहने व समझौता कर जाने के नतीजे देखिए आपने। ब्रिजेश और उग्र होता गया और रंजना बीमार। दरअसल रंजना मेरी छोटी बहन जैसी है, इसीलिए जानती हूँ। क्षमा करें, मुझे ना चाहते हुए भी अप्रिय कहना पड़ा। नहीं नंदनी, ऐसा मत सोचो।
हमने खुद तुमसे सलाह मांगी है। समस्या सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर तुम क्या सोचती हो? क्या खुलकर कह सकती हो? भूल तो हम सबसे ही हुई है, इतना तो हम भी जानते हैं बेटी। अंकल, रंजना की समस्या बड़ी बारीकी से मैंने समझा है। उसके कई कारण हो सकते हैं, किंतु समाधान सिर्फ दो हैं। पहला, ब्रिजेश का इलाज करवाना, जिसका संभावना कम से कम मुझे तो दूर दूर तक नज़र नहीं आती। और दूसरा, रंजना के जीवन के बारे में कोई ठोस कदम उठाना। पहला उपाय ब्रिजेश और उसके माता पिता के पास है, दूसरा आपके पास। वे अपने बेटे बहू का सुखी दाम्पत्य चाहते होते तो यह काम बहुत पहले हो चुका होता, लेकिन उन्होंने स्थिति को सुलझाने की जगह उसे और जटिल बनाया है। दूसरा उपाय करने के लिए बहुत सा साहस और दृढ़ निश्चय चाहिए। नंदनी, तुम अपनी सी न लगती तो क्या हम तुमसे सलाह करते? हाँ, परसों हेमा ससुराल से आ रही है, तब जरूर आना बेटी। हेमा के आते ही आप फ़ोन कर दीजिएगा। हेमा आते ही मुझसे मिलने आ पहुंची। वहाँ उसने अपना अधूरा फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स पूरा करके एक छोटा सा बुटीक खोल लिया था, जो खूब चलने लगा था। सफलता का नूर उसके चेहरे को दमका रहा था। नंदू, कैसी हो भाई? अच्छा हुआ जो दिल्ली में मिल गई, वरना तुमसे मिलने मुंबई आना पड़ता। कितनी बार आई मुंबई, बता तो ज़रा। सच, इस बार मन बना लिया था कि जाना ही है। खैर, सुना हमारी रंजना की क्या हाल है? इस हादसे के बाद ब्रिजेश साहब का फुफकारना कम हुआ या नहीं? कुछ सबक लिया या वैसे ही है? खुद को कसूरवार मानकर कुछ तो पछता रहे होंगे। तुम भी हेमा, आशावादी होना ठीक है, मगर किसी चमत्कार की आशा लगा लेना मूर्खता है। मैंने तो पिछली बार ही बताया था कि वहाँ स्थिति के बदलाव की गुंजाइश नहीं है, फिर भी तुम लोग किस भरम में हो अब तक? ओह, चहकती हेमा बूझ सी गई। अभी 3 महीने पहले ही तो रंजना ने मृत बच्चे को जन्म दिया था। हेमा, यहाँ आने से 2 दिन पहले ही मेरी रंजना से बात हुई थी। उसे मैंने नहीं बताया कि मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो शायद ही वह मुझसे कुछ बताती। वह भी कहाँ चाहती है कि उसकी तपीस की आंच यहाँ तक पहुँचे। क्या कह रही थी? हेमा की आंखें डबडबा गई। कह रही थी, दीदी, जिस आदमी से लेस मात्र भी प्यार ना हो, उसके साथ पूरा जीवन काटना कितनी बड़ी सजा है। मैंने भी उससे यही पूछा कि बच्चे की मौत से ब्रिजेश को कुछ धक्का लगा क्या? तो बोली कि पता नहीं, पर रंग ढंग वही के वही हैं। घर में पैर रखते ही मेरे तो हाथ पैर फूल जाते हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं। कभी हाथ से कुछ गिरता है तो कभी कुछ। दीदी, क्या करूं? औरतें शाम को पति के आने का इंतज़ार करती हैं, और सच कहूं तो मैं सुबह उसके जाने का। जब तक वह घर में रहता है मुझ पर दहशत छाई रहती है, कोई काम ढंग से नहीं कर पाती। हेमा के भी आंसू बह चले। वह फिर बोली, अंशिका के क्या हालचाल हैं नंदू? रंजना ही कह रही थी कि अंशिका सब समझने लगी है, पापा से थर थर काँपती है, बहुत अंतर्मुखी होती जा रही है। पिछले दिनों ब्रिजेश दहाड़ते हुए रंजना पर हाथ उठाने को आगे बढ़ा तो वह एकदम सिटपिटा गई। बाद में पूछा था कि मम्मा, आदमी लोग ऐसे होते हैं क्या? अनजाने ही मासूम बच्ची अपनी माँ के हिस्से की पीड़ा भुगत रही है कच्ची उम्र में। नंदू, बहुत पहले हम सभी भाई बहनों की जन्म कुंडलियाँ पापा ने किसी को दिखाई थी। जानती हो रंजना के लिए वह क्या बोला था? कि यह लड़की कभी जमीन पर पाँव नहीं रखेगी, रानी बनकर राज करेगी। फिर ब्रिजेश की कुंडली के साथ रंजना की कुंडली उसी से मिलाते वक्त कहा था कि ऐसा संयोग कम देखने को मिलता है। तभी मम्मी पापा का इस रिश्ते को करने का पूरा मन बन गया था, जबकि पहले ब्रिजेश कम ही अच्छा लगा था। अच्छा, तो यह बात थी। चौंकने की बारी अब मेरी थी। तभी आज तक मैं यह गुत्थी नहीं सुलझा पा रही थी कि यह रिश्ता हुआ कैसे, क्यों हुआ। अच्छी राजरानी बना के रखा है उसने रंजना को, और राजपाट भी कैसा है कि एक पैसा कभी मन से खर्च नहीं किया होगा। बोलने तक की इजाज़त तो है नहीं। शायद उसे हाथ की रेखा को ठीक से पढ़ना नहीं आता हो, या कोई कच्ची उम्र का हो, या फिर चेहरे पढ़ना जरूर जानता होगा। तभी रंजना के रूप और उसके पापा के आभिजात्य को देख राजरानी बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। ब्रिजेश को उसके रंग रूप, काम धंधे, स्वभाव, संस्कार की कसौटी पर परखा जाता तो वह धुंध साफ हो सकती थी,
मगर उसके दिखाए भविष्य के सतरंगी सपने ने ऐसा भ्रमित किया कि जो बेनूर बदरंग रंग सामने थे वे भी नजर नहीं आए। दिल्ली में हेमा से इस मुलाकात के बाद मैं 3 साल से अधिक हुए उससे नहीं मिल पाई। मुंबई पहुंचते ही राजीव की फर्म ने मुझे विदेश भेज दिया। हम उधर चले गए। रंजना से जाते वक्त फ़ोन पर बात की तो उसे बड़ी हताशा हुई। इस शहर में एक मैं ही थी जिसके आगे कभी कभार वह अपने भारी मन को कह सुन कर हल्का कर दिया करती थी। मैं जब दिल्ली लौटी तो पता चला कि हेमा और रंजना यही हैं, भाई की शादी पर आई हुई हैं। तो राहुल इतना बड़ा हो गया, शादी हो रही है उसकी। दोपहर को हेमा और रंजना मुझे लेने आ पहुंची। यह रंजना थी, कायाकल्प हो गया था उसका, चहक रही थी। आवाज़ में भरपूर आत्मविश्वास उसकी सुंदरता को बढ़ा रहा था, पर आंखों के कोनों में पसरा हल्का सूनापन मुझसे छिपा नहीं रहा। इस पर भी उसका पूरा व्यक्तित्व बदला सा था, स्वस्थ, स्मार्ट। मैं हैरत से उसे ही देखे जा रही थी। बिना कुछ बोले आगे बढ़कर मेरा हाथ दबाते हुए वही बोली, दीदी, रंजना के इस रूप को देखकर चौंक गई ना? मैंने अपना दुखड़ा आपके सामने खूब रोया। क्या आप बाकी की कहानी नहीं सुनना चाहेंगी? ओ रंजना, जरूर सुनूंगी। बल्कि सच कहूँ तो तुम्हें देखकर आश्चर्य तो हो रहा है, साथ ही इतनी खुशी हो रही है कि जिसे मैं बयान ही नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ दीदी, आपने उन दिनों मुझे कितना सहारा दिया, मैं इसे क्या भूल सकती हूँ। हट पकली, दीदी भी कहती है। और तो चल नंदू, आज भी जी भरकर बात करेंगे। कल से शादी की गहमा गहमी में रिश्तेदारों की भीड़ में एकांत नहीं मिल पाएगा। हेमा बोली। जो रंजना ने बताया सच में वह किसी नाटक जैसा था। दीदी, राहुल मुंबई आया था अपने किसी काम से। फ़ोन खराब होने के कारण उसके आने की सूचना नहीं मिली थी। अचानक ही पहुंचा। घर का दरवाज़ा भी अंदर से बंद नहीं था। अंदर कदम रखते ही उसके मुंह पर ब्रिजेश द्वारा फेंका गया अंशिका का ड्रेस पड़ा और कानों में पड़ी उसकी फुफकार। इस तरह की खुली स्लीवलेस ड्रेस अंशिका को पहनाओगी? पूरे कंधे पीठ खुली। समझती क्या हूँ अपने आप को? कुछ शऊर है? कहा किसने था कि उसके कपड़े लाने को? इतने तो पड़े हैं। एक ही बात को लगभग दहाड़ते हुए दोहरा रहा था। चेहरा गुस्से में लाल पड़ गया था। सामने रंजना मूर्ति बनी भावहीन खड़ी थी। अंशिका काँप रही थी। गूंगे और अंधे बने सास ससुर घर को कुरुक्षेत्र बना देख अनदेखा करते हुए अपने कमरे में बैठ गए। उनके लिए यह हमेशा का जाना पहचाना दृश्य था। राहुल को देख एक बारगी ब्रिजेश शक्ति में आ गया। क्या हुआ? उसका इतना पूछना भर था कि ब्रिजेश दोगुने वेग से गरजने लगा। अपनी इस बेवकूफ़ बहन से पूछो, कोई काम ढंग से नहीं करती। इसको मना किया हुआ है कि फिर भी ऐसा बेहुदा ड्रेस ले आई। कहने को उसके पास क्या था? तिल को ताड़ बना देने की आदत के पीछे चोट उसके अहमग्रस्त वजूद पर इतनी सी बात से लग गई कि रंजना अपने मन से एक कपड़ा भी बेटी के लिए क्यों ले आई। 8 साल की बच्ची के लिए स्लीवलेस कपड़े में उसे क्या बुराई नजर आई। आशिका के हाथ से झपट कर ड्रेस को रंजना के मुंह पर मार रहा था। बीच में आ गया राहुल। साले साहब का इस तरह स्वागत सत्कार हुआ। युवा राहुल का इससे खून गर्म होना लाजमी था। अपनी प्यारी बहन को बेवकूफ़ और न जाने किन किन शब्दों से नवाजा जाना सहन नहीं कर पाया। उस समय वह ज़्यादा कुछ नहीं बोला, पर नीचे जाकर अपने पापा को फ़ोन किया। पापा, मैं रंजना दीदी को अपने साथ ला रहा हूँ। क्या बात हो गई? वह ठीक तो है ना? वह सब बातें वही आकर होंगी पापा। बेटा, आखिर कुछ कहो भी। हुआ क्या आखिर? क्या कहूँ? जीजा जी का जो रंग मैंने यहाँ देखा, बस कैसे बताऊँ। सुनो राहुल, मैं रात की फ़्लाइट से आ रहा हूँ, तब तक कुछ मत कहना। वापस ऊपर बहन के पास आया तब तक ब्रिजेश जा चुका था। रंजना के ससुर राहुल के पास बैठे सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे। शर्मिंदगी का स्याह रंग पुता था उनके चेहरे पर। पर्दे के पीछे छिपा बदरंग रूप सामने आ चुका था। इतना होने पर भी रंजना ने भाई की पसंद का खाना बनाया, पास बैठकर मनुहार कर खिलाया। यह वही रंजना थी जिसे कोई ऊंची आवाज में कोई कुछ कह देता तो रूठ जाती, खाना नहीं खाती थी। सहते सहते शायद संवेदना शून्य हो गई थी। पापा शाम को आकर होटल में रुके और फ़ोन कर राहुल को बुलाया। उसने जो कुछ हुआ सब बताया। पापा, सुनने में मामूली बात लगेगी, किंतु उस वक्त
जीजाजी का जो रूप मैंने देखा, मैं तो डर गया। दीदी कैसे सहती होंगी। अनायास ही हाथ सूजे चेहरे पर चला गया। पापा ने भी देखा, सहलाया, फिर गंभीर हो गए। दूसरे दिन राहुल रंजना को घुमाने के बहाने होटल में ले आया। पापा को देखकर चौंकी थी रंजना। पापा का उदास खिला चेहरा देख गलानी से भर उठी। उफ, उस दिन दरवाज़ा बंद होता तो कम से कम यह सब ना होता, किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर राहुल की जिद के कारण पापा रंजना के ससुर से और ब्रिजेश से मिलने पहुंचे। इतने वर्षों में कभी किसी तरह का उल्हाना न देने वाले और हमेशा बेहद विनम्रता व शालीनता से पेश आने वाले समधी ने जब राहुल के साथ ऑफिस में प्रवेश किया तो दोनों बाप बेटे सिटपिटा गए। गंभीर व दृढ़ शब्दों में रंजना के पापा ने दो बातें सामने रखी कि या तो रंजना को यहाँ किसी काम में लगाकर व्यस्त रखा जाए या फिर वे उसे साथ दिल्ली ले जाकर कुछ करवाएंगे। वे नहीं चाहते कि लगातार के तनाव से उनकी बेटी बिस्तर पकड़ ले। न ब्रिजेश का कोई दोस्त बताया, न समधी को कोई उल्हाना दिया। उनके ठहरे हुए शब्दों की गूंज ऐसी थी कि दोनों बाप बेटे के पास एक विकल्प चुनने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं बचा था। तब स्नातक की बात की गई। रंजना की मॉन्टेसरी ट्रेनिंग की AMI की डिग्री काम आई। राहुल और पापा ने जगह लेने से लेकर उसे व्यवस्थित करने, रजिस्ट्रेशन करवाने, विज्ञापन देने, फर्नीचर बनवाने और अनेक छोटे बड़े काम वहीं रहकर अपनी देखरेख में पूरे करवाएं। दोनों ने तय कर लिया था कि चाहे कितना भी समय लगे, रंजना का स्कूल शुरू करवा कर ही जाएंगे। दीदी जानती हैं, स्कूल का सारा खर्च मेरे ससुर ने दिया। अभी मेरे पास 150 बच्चे हैं। सुबह 10 से 2 बजे तक मैं स्कूल में रहती हूँ। घर की पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए मज़े से स्कूल चला रही हूँ। बच्चों के भोले चेहरे को देखकर, उनकी प्यारी बातें सुनकर मेरा सारा तनाव दूर हो जाता है। ब्रिजेश भी अब पहले की तरह नहीं चीखते चिल्लाते, मेरे किसी काम में अब दखल अंदाजी भी नहीं करते। शायद अब मैं भी स्वतंत्र हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, राहुल मेरे पीछे दीवार बनकर खड़ा था, इसीलिए अब उनकी हिम्मत भी नहीं होती। और एक मुख्य समझौता भी हो गया है। बस ठहराव आ गया है दीदी, यानी कि आपसी प्रेम के बिना भी व्यस्तता व अपने होने की सार्थकता ने रंजना को संयत कर दिया था। अलगाव या दूसरे रास्ते नए तरह का तनाव पैदा कर सकते थे। वैसे सभी के हिस्से में सारे सुख कहाँ होते हैं। जो नहीं बदल सकता था, नहीं बदला। मन पर लगे घाव बार बार चोट खाकर नासूर बन रहे थे। उन पर खुरंट आ गए थे। निशान तो थे ही, जो बीत गया वो लौट नहीं सकता था। बस जो समय बचा था उसे संवारा था उसने। पर यह भी तब हुआ था जब कांपती लौ को 2 हाथों की ओट मिली थी, वरना झंझावतों की थपेड़ों से लौ बुझ ही जाती। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। मिलते हैं अगली नई कहानी से।